हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक 18 को कंप्लीट किया, ब्रह्मास्त्र 18 पार्ट को कंप्लीट किया। अब हम लोग 19 पार्ट को आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग के साथ एक चीज़ का डिस्कशन करना चाहता हूं कि यदि आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू होगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर जो भी मैं स्लाइड्स बना रहा हूँ, कोई भी चैप्टर जो भी आपका मेटल नॉन मेटल हो, केमिकल रिएक्शन हो, या फिर आपका फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, यदि आपको कोई किसी प्रकार का इशू है किसी क्वेश्चन को लेकर या फिर किसी भी आपको कंटेंट चाहिए, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उस पर आपका वीडियोस बनाने का, उस क्वेश्चन को बताने का कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना रहे। अब हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पे कि सर्वप्रथम किसने तत्वों का वर्गीकरण धातुओं एवं अधातुओं में किया। जो सबसे पहले जो आपका जो क्लासिफिकेशन किया जो एलिमेंट्स को, वो मेटल एंड नॉन मेटल में। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में जो आपको क्लासिफिकेशन आपका जो एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर के अनुसार हुआ था, इसको होने से पहले सबसे पहले जो आपका जो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, वो आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स में हुआ था। किसने किया था? सबसे पहले लेवोजियर ने एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है, मतलब वर्गीकरण है, वो आपका धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल में किया था। किन्होंने? लेवोजियर ने। तो सबसे पहले धातु और अधातु में, जो मेटल और नॉन मेटल में जो क्लासिफिकेशन किया गया था, किसने किया था? आपका लेवोजियर ने। न्यूलैंड्स ने क्या दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था उसके बाद ऑक्टेट का रूल। उसके बाद नहीं, मतलब इसका आने वाले समय में। उसके बाद डोमिनाइनर ने क्या दिया था? आपका ट्राइड्स दिया था, डोमिनाइनर का त्रिक जिसको हम लोग पढ़ते हैं। मेंडलीव ने आपका पीरियोडिक टेबल दिया था, और इसी को बोला जाता है आवर्त सारणी का जनक। जो सबसे पहले आवर्त सारणी का आविष्कारक जो किसको कहा जाता है, तो किसी को यदि कहा जाता है तो वो आपका मेंडलीव आते हैं। यही कारण है हम लोग भिन्न भिन्न बुक में हम लोग पढ़ते हैं कि मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। हालांकि जो आवर्त सारणी का जो आपका जो लॉन्ग फॉर्म है, वो आपका नील्स बोर के द्वारा दिया गया है। नील्स बोर के द्वारा उसका लॉन्ग फॉर्म, अभी मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म दिया गया है, वो आपका नील्स बोर के द्वारा दिया गया है। सर मोस्ले ने क्या किया है? मोस्ले ने उसको जो उसका फंडामेंटल जो आपका जो कि उसको जो एटॉमिक नंबर के अनुसार हम लोग उसको सजाते हैं, उसको जो फंडामेंटल के बारे में बताया, वो आपका मोस्ले ने बताया था 1913 ईस्वी में। तो इस प्रकार ये बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें योगदान रहा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। कारण क्या रहा सर? क्लासिफिकेशन क्यों किए? आप एक साधारण सा एग्जांपल समझिए। ये राशन का दुकान आप जाइएगा और इधर आपका साबुन, इधर आपका साबुन, सरफ, कलम, कॉपी, राशन सामान सभी यदि एक जगह यदि आपको मिलाकर रख दिया जाए, यदि आप साबुन खरीदने के लिए जाइएगा, दुकान कंफ्यूज होगा साबुन किधर रखे हैं। इधर आपको ये कोलगेट किधर रखे हैं, फिर आपको ये चीनी किधर रखे, कंफ्यूज हो जाएगा। और यदि साबुन का कंटेनर, मतलब यहाँ पर कंपार्टमेंट है साबुन का, यहाँ आपका क्रीम्स वगैरह जो भी है, इधर आपका राशन सामान रहेगा, इधर आपका मेडिकल का रहेगा। तो आप यदि कोई दुकान राशन सामान में जाइएगा, राशन दुकान का कुछ सामान आप लाने के लिए जाइएगा राशन दुकान में, आप यदि साबुन बोलिएगा तो साबुन में दिखेगा। यदि आप राशन सामान, तो कोई इधर उसको ध्यान जाएगा। उसमें क्या होता है कि उसको कोई भी चीज़ के बारे में खोजने में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होती है। यही कारण राशन दुकान में हम लोग कोई भी चीज़ को सजा के रखते हैं एक नियत स्थान पे। उसी प्रकार एलिमेंट को भी सजाने की जरूरत पड़ा कि ताकि कोई भी, चाहे व्यक्ति हो या फिर कोई साइंटिस्ट हो, उसके बारे में अच्छा से, आसानी पूर्वक और आराम से उसके बारे में वो प्राप्त कर सकते हैं। क्या? उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये चीज़ हम लोग ने ये देखा कि जो क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स का हुआ, क्यों जरूरत पड़ा? बस उसकी जानकारी प्राप्त करने, उसके बारे में सुविधा हो कि हमको इसके बारे में हमको जानकारी लेना है, इसके बारे में जानना है, हम लोग को सुविधा हो। यही कारण है कि आपका जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। तो हम लोगों ने इसको देखा पहला क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, डोबेराइनर के बारे में कौन सा कथन सही है? डोबेराइनर ने ट्राइड्स दिया था। उन्होंने क्या किया था? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया। 3 तत्वों का उन्होंने लिया, जिसको हम लोग एक जो आपका जो बना 3 तत्वों का जो एक ग्रुप बना, दैट इज कॉल्ड ट्राइड्स। उन्होंने टोटल 3 ही ट्राइड्स दे पाया था, मतलब 3 ही तरीक दे पाए थे। किन्होंने? डोबेराइनर ने। अब सर उन्होंने क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम से आया था। आपको समझाते हैं कि इसमें उन्होंने जो दिए थे, जो 3 जो ट्राइड्स दिया था, 3 जो तरीक दिया था, वो क्या क्या दिया था? आपका जो सबसे पहला दिया था वो आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद था आपका कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। उसके बाद था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उन्होंने यही 3 तरीक दिया था। किन्होंने? डोबेराइनर ने। यही 3 तरीक में जो बीच वाला तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, एटॉमिक जो मास होगा, ये दोनों तत्वों का जो एटॉमिक मास रहेगा, दोनों को जोड़ के जो हम लोग एवरेज निकालेंगे, वो आपका बीच वाला बराबर होगा। एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं, सिंपल से किया। लिथियम का एटॉमिक मास लगभग में 7 होता है, 6.9, और आपका ये पोटेशियम का 39 होता है। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ गया? 46।
बाय डिवाइड, इसका एवरेज बोले थे, कितना आ गया 23। यही 23 किसका होता है? सोडियम का। सोडियम का क्या है? एटॉमिक मास होता है क्या? नहीं, बस उन्होंने यही बताया कि बीच वाला तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास होगा, जो अन्य दो तत्व है उस ट्राइड्स में, उसका एवरेज होगा। उसका क्या होगा? एवरेज होगा। उस प्रकार आप इसका भी निकाल सकते हैं। तो उन्होंने टोटल ट्राइड्स कितने दिए थे? 3। उन्होंने कब दिया था? 1817 ईस्वी में दिया था। इस प्रकार हम लोग इस पे देखेंगे कि मतलब इसमें क्या क्या लिखा गया, कौन सा कथन सत्य बोला गया है। तो डोबेराइनर ने 1817 में त्रिक का नियम दिया था, ये आपका सही है। उन्होंने 3 तत्वों का एक समूह बनाया, उसको त्रिक कहा, ये भी सही है। सबसे पहले प्लेटिनम को उन्होंने उत्प्रेरक रूप में प्रयोग किया था। हाँ, प्लेटिनम जो एक धातु है, बहुत महंगा धातु है, जैसे सोना चांदी जिस टाइप का आपका होता है। तो प्लेटिनम को सबसे पहले कैटलिस्ट के रूप में किन्हीं ने यदि पहचाना तो आपका कौन थे? डोबेराइनर थे। ये आपका भी सही है। पहला त्रिक लिथियम सोडियम एवं पोटेशियम था। आपको देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, मतलब ये चारों सही है। तो इनमें से सभी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये आपका 3 ऑप्शन आपके साथ नहीं होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए, मतलब व्यवस्थित किया जाए, तो बीच वाला जो तत्व का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक जो मास होगा, भार होगा, वो अन्य तत्वों के परमाणु भारों के लगभग औसत होगा। इस नियम किसने दिया था? किसने दिया था? डोबेराइनर ने दिया था। हम लोग डोबेराइनर चले गए। मोस्टली आपका होगा न्यूलैंड ने ऑक्टेट रूल दिया था, मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था। तो जब हम लोग एलिमेंट को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में करते हैं, तो बीच वाला जो एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है वो लगभग एवरेज होता है बाकी जो एलिमेंट्स का। डोबेराइनर ने उत्प्रेरक रूप में किस तत्व को प्रयोग किया था? सबसे पहले किसने वो जो पहचाना था? आपका प्लेटिनम। ये आपको होगा नहीं, सोना चांदी निकेल आप भूल जाइए। आगे आते हैं, डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उसको क्या नाम दिया था? उन्होंने ट्राइड्स कहा क्या था? क्या कहा था? ट्राइड्स, मतलब त्रिक कहा था। ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या, आपको मैं समझाता हूँ। आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? इसका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग। इसका परमाणु संख्या समान, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट, याद रखिएगा। तो आपका जो परमाणु संख्या इसका एक, इसका भी एक, इसका भी एक। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो जाता है प्रोटियम। भूलिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका हो गया, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, ड्यूटेरियम, और ये आपका हो गया ट्राइटियम। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर, इसका भी एटॉमिक नंबर। कारण क्या है सर? इसका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु जो भार होता है वो आपका अलग अलग होता है। परमाणु भार क्या होता है? एटॉमिक मास अलग अलग होता है। इसका नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, याद रखिएगा। इसमें न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1। इसमें सर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, सब में। लेकिन जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है, बिल्कुल भी याद रखिएगा, इसको याद रखिए। न्यूट्रॉन आपका 0, इसमें आपका 1 होता है, इसमें 2 होता है। और हम लोग जो परमाणु भार जो निकालते हैं, एटॉमिक जो मास निकालते हैं, परमाणु जो भार होता है वो आपका P+N होता है। मतलब क्या? प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर। इसमें प्रोटॉन कितना? 1, न्यूट्रॉन कितना है? 0, परमाणु भार कितना हो जाएगा? 1, इसलिए 1 लिखा हुआ है। इसमें देखिएगा, इसके लिए एटॉमिक प्रोटॉन कितना? 1, न्यूट्रॉन कितना? 1, कितना हो गया? एटॉमिक मास 2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 और प्रोटॉन 1 हो 3 हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में जाना। हम लोग संभारिक के बारे में भी जानेंगे आगे, जब वीडियो को चर्चा करेंगे तो हम लोग देखेंगे संभारिक में क्या होता है कि उसका जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। इस प्रकार ये आपका ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होगा नहीं, त्रिक कहते हैं हम लोग जब वो 3 जो ट्राइड्स बनाता है। आगे डोबेराइनर के त्रिक में है, हम लोग क्या क्या पढ़े? डोबेराइनर का 3 त्रिक पढ़े। क्या पढ़े? एक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और क्या पढ़े? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। और क्या पढ़े? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप इसको देखिए कि इसमें बोला गया कि त्रिक में क्या क्या है। आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपका पहला ग्रुप का है। ये आपका पहला ग्रुप का है। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और इस पहला ग्रुप को ना, ये जो आपका पहला वर्ग है, ये पहला जो समूह है आवर्त सारणी में, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। जो आपका वर्टिकल जो लाइन्स है, वर्टिकल जो आपका ये लाइन्स बना हुआ है, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन का पहला जो आपका ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। तो आपका डोबेराइनर का त्रिक में क्या आ गया? आपका अल्कली मेटल आ गया। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको मैंने इसके पीछे का जो कार्बन कंपाउंड के चैप्टर में हमने चर्चा किए थे कि सर क्लोरीन का जो आपका जो ग्रुप्स है, क्लोरीन का जो ग्रुप्स है वो आपका हैलोजन ग्रुप में आता है। देखिए ना आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन सा ग्रुप में आता है? ये आपका हैलोजन ग्रुप में आता है। कौन सा ग्रुप में आता है? तो हैलोजन, आपको हैलोजन ग्रुप मिल गया, आपको अल्कली मेटल मिल गया। और आपका क्या है सर? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये क्या है? ये क्षारीय मृदा धातु है। अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, पहला वाला क्षारीय धातु, दूसरा वाला क्षारीय मृदा धातु, इंग्लिश से अल्कली मेटल, इसको अल्कली अर्थ मेटल। ये क्या है? हैलोजन ग्रुप। ये अगला वाला क्या है? नोबेल गैस बोलते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, एक वीडियो में हम लोग इसको अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप देखिए डोबेराइनर का त्रिक में क्या क्या मिला आपको? अल्कली अर्थ मेटल, हैलोजन और क्या मिला? अल्कली मेटल्स।
यहाँ पर देखिए अल्कलाइन मेटल ग्रुप है, ये सही है। अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वही क्ले मेटल या अर्थ मेटल बोलिए, ये भी आपका सही है। हेलोजन समूह भी आपका है, मतलब ये आपका तीनों सही, मतलब इनमें से सभी हम लोग जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा है कि डोबेराइडर का जो त्रिक होता है उसमें क्या क्या पड़ता है, कौन कौन से ग्रुप के तत्व उसमें आते हैं। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कब दिया था, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, डोबेराइडर में 1817। ये इन्होंने कब दिया, इन्होंने दिया 1864 में। कब दिया, 1864 में ऑक्टेट रूल दिया गया, किसके द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा। याद रखिएगा 1817 में क्या दिया गया था, डोबेराइडर का त्रिक दिया गया था, बिल्कुल भूलना नहीं है। 1869 में मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल दिया गया था, याद रखिएगा। हालांकि 72 में वो समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। 1913 में आपका मोजले के द्वारा वो फंडामेंटल जो आपका जो हम लोग पीरियोडिक टेबल को जो बनाते हैं उसके बारे में बताया था, किन्होंने, मोस्ले ने बताया था। तो ये हम लोगों ने 4 चीज जाना, कब कब किसने क्या दिया था, इसके बारे में डिस्कस किया। आगे हम लोग आते हैं कौन सा एक डोबेराइडर त्रिक का प्रतिनिधित्व करता है। हम लोग 3 को आपको बताएं, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए यहाँ पर सोडियम के बारे में बताया क्या, नहीं, सोडियम तो बताया था सर, लेकिन आपका स्ट्रोंटियम, बेरियम, लेकिन था उसमें कौन सा ग्रुप, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, आपका आएगा नहीं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपका सही है। लिथियम, कैल्शियम नहीं, लिथियम, पोटेशियम नहीं, लिथियम पोटेशियम तो है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आपका सोडियम, ये आपका पोटेशियम, लेकिन आपका ये क्रम आपको देखना है कि क्रम कौन सा सही है। तो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्रम के अनुसार ये सही है। तो कौन सा आपको प्रतिनिधित्व करता है, आपका 3 नंबर, तो आपका ये होगा नहीं, आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को 8 नंबर को कि कैसे ये हुआ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, न्यूलैंड का अष्टक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, करेक्ट, उसको देखना हम लोग। न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया था, ये सही है। ऑक्टेट का जो थ्योरी जो दिया था, किन्होंने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था, ये सही है। पहला तत्व तो उन्होंने हाइड्रोजन शुरू किया था और अंतिम तत्व थोरियम पे खत्म किया था। पहला क्या था, 1 नंबर, थोरियम कितना नंबर, 56 नंबर। मतलब उन्होंने बताया था कि हमारे इस नेचर में टोटल 56 तत्व ही है, इसके आगे तत्व नहीं मिलेंगे। लेकिन बाद में नोबेल गैस का खोज हो जाने के बाद, नोबेल गैस किसको बोलते हैं, जिसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड हो, दैट इज कॉल्ड नोबेल गैस, मतलब अक्रिय गैस बोलते हैं। मतलब वो स्टेबल रहता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता। इसका जेनन, क्रिप्टन, रेडन हो गया, हीलियम हो गया। तो उन्होंने ये बताया था कि मतलब 56 के बाद आपको तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में क्या बताया गया कि इसके बाद भी आपको तत्व मिला। नोबेल गैस का हो जाने के बाद इसका जो अष्टक का सिद्धांत है वो पूरी तरह फेल हो गया। ये आपका ये भी सही है। शुरू कहाँ किया था, हाइड्रोजन, अंत कहाँ था, थोरियम, सही है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म समान है और आयरन को कोबाल्ट के निकट से दूर रखा गया, ये भी सही है। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने अपना जो ऑक्टेट रूल है उसको उन्होंने बताया कि संगीत के 7 सुरों से उन्होंने तुलना किया। जिस तरह संगीत का प्रत्येक संगीत में जैसे सा रे गा मा पा जो आपका होता है, उसमें प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर से मैच करता है। उसी तरह उन्होंने बताया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म से मैच करेगा। लेकिन नोबेल गैस का खोज जाने के बाद दैट इज फेल्ड, बाद में फेल हो गया, इसलिए इसको सिद्धांत को उतना मान्यता नहीं मिली। ये 3 सही है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत में केवल 56 तत्व थे, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। ये जो आपका जो ऑक्टेट का जो थ्योरी है वो लागू कहाँ तक होता था, कैल्शियम तक। इसलिए बोला गया है कि ऑक्टेट जो रूल है वो आपका हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है। हालांकि उन्होंने बताया था 56 तत्वों तक होगा, लेकिन वहां तक आपका थ्योरी लागू नहीं हो गया। आगे आते हैं, इसमें तो समझिएगा कि केवल ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, इसमें आप ऑप्शन A 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपका ए है, इसको बी पकड़ लीजिए, ये आपका सी है, ये आपका डी। ऐसे भी आप लोग है ही, हम लोग को इसमें क्या गिला सीखवा है, ABCD में कहीं कहीं आपका मिस टाइपिंग है हमारे दोस्त के द्वारा। तो आगे आते हैं, ये चारों सही है तो मतलब इनमें सभी होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज बताया गया है कि जो आयरन है ना, आयरन का जो आपका प्रॉपर्टी है आपका कोबाल्ट निकल से मैच करता है। लेकिन देखिए आयरन को कहाँ रखा गया है और कोबाल्ट निकल को कहाँ रखा गया, आयरन को कहाँ रखा गया। यही कारण है इसका जो ऑक्टेट थ्योरी वो फेल कर गया, इसका ऑक्टेट थ्योरी फेल कर गया। ये सबसे बड़ा मतलब इसका डिमेरिट्स था। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। अब इसका जरूरत अभी आपको और पड़ेगा। ये इतना बड़ा आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, याद रखने का आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, खाली ये आपको कोबाल्ट निकल आयरन वाला पूछता है, इसलिए मैंने आपको एक चीज बताया। आगे आता है अगला क्वेश्चन पे कि तत्वों के वर्गीकरण संबंधित अष्टक का नियम किसने दिया था। अष्टक का नियम आपको किसने दिया था, बताइए आप ही। न्यूलैंड्स ने दिया था, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था, यह खत्म होकर डोबेराइडर ने त्रिक दिया था, मोस्ले आपको बताए थे। क्या होगा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है, 56 थोरियम तक मैंने बताया था ना। ये होगा आपका, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। शुरू कहाँ किया था, हाइड्रोजन से, खत्म कहाँ किया था, थोरियम पे। बिल्कुल भूलना नहीं है। किसने, न्यूलैंड्स ने। किसने, न्यूलैंड्स ने। डोबेराइडर ने कितने त्रिक दिया था, 3 त्रिक। न्यूलैंड्स ने क्या बताया, अष्टक के बारे में बताया। शुरू कहाँ किया, हाइड्रोजन, खत्म कहाँ किया,
थोरियम पे, लेकिन लागू कहाँ तक होता है? कैल्शियम तक। कौन सा तत्व? हल्के तत्वों के लिए लागू होता है, इसलिए उसको बोला गया है। आगे आते हैं, उसमें क्या किया था? आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया था, फेल कर गया। आगे आते हैं, न्यूजीलैंड का स्तर नियम में कौन सा तत्व पहला था और अंतिम क्या था? पहला आपका क्या था? हाइड्रोजन था, अंतिम क्या? थोरियम था। ये ऑप्शन होगा आपका, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको मैं इतना तो विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यदि आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखते जाए। और मैं आगे कोशिश करूंगा इसको भी और भी रिलेटेड वीडियो डाल दूं कि ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में लिथियम का गुणधर्म किस तत्व के समान था? अब आपको जरूरत पड़ेगा आपका जो अष्टक थ्योरी का जो आपको ऑक्टेट थ्योरी उसका जरूरत पड़ेगा। अब देखिए कि अष्टक सिद्धांत में लिथियम का जो प्रॉपर्टी है किस तत्व के समान था। अब यहाँ पर 4 को दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो आपका यहाँ देखिए, ये आपका लिथियम है। लिथियम का आपका सोडियम के साथ मैच करेगा, पोटेशियम, कॉपर और रुबिडियम। इसके अनुसार, ये ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और रुबिडियम। अब आप बोलिएगा कैल्शियम, कैल्शियम तो अलग का, तो मैच करेगा ही नहीं। अब बोलिए क्लोरीन मैच करेगा क्या? अलग में है, नहीं मैच करेगा। आते हैं क्वेश्चन पे, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि सल्फर के साथ मैच करेगा नहीं, क्लोरीन के साथ आपको बताया मैच करेगा नहीं, कैल्शियम के साथ मैच करेगा नहीं, सिर्फ सोडियम के साथ मैच करता है। मैंने भी आपको दिखाया। बस ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आता है कि जो अष्टक सिद्धांत लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है किससे मैच करता है, तो आपका सोडियम के साथ। आगे आते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? मैंने बताया आपको कैल्शियम तक। आपका ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आगे आते हैं, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है, किसकी कमियों में से एक था? अभी बताया न्यूलैंड का ऑक्टेट थ्योरी। आपका जो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव था आपका इसमें बताया गया, ये आपको होगा नहीं, आपका होगा नहीं। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, अंतिम पड़ाव पे इस स्लाइड पे। किस गैसों की खोज के बाद अष्टक सिद्धांत फेल हो गया? नोबेल गैस, मैंने आपको बताया ना, ये आपको होगा नहीं, आपका होगा नहीं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कदम था? हालांकि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था, उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड पे ध्यान दिया। उन्होंने 63 कार्ड लिया, 63 कार्ड पे तत्वों का नाम लिखा, तत्वों का नाम लिखने के बाद उन तत्वों को रिएक्शन करवाया ऑक्साइड से, हाइड्राइड से, और जो फॉर्मूला बना उसके अनुसार उन्होंने 63 कार्ड पे उसका नाम लिख, मतलब उसका यौगिक का नाम लिख दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक क्रम में सज गया है, दैट इज कॉल्ड मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, और वहीं से पीरियोडिक टेबल का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हम लोग को वहीं शुरू हुआ। इसलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। उन्होंने कितने कार्ड लिए थे? 63 कार्ड लिए थे। इस पे ध्यान दिया था, ऑक्साइड्स पे, हाइड्राइड्स पे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम कब बनाया था? 1869 में उन्होंने ये दिया था, लेकिन 1872 में उसको पेपर में उसको मान्यता प्राप्त हुआ, मतलब उसमें लॉन्च हुआ था बाद में। तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी में मेंडलीव ने बनाई थी, उस समय 63 तत्व थे, सही है। वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। हाइड्रोजन का स्थान अभी तक विवादास्पद है, मैं बताऊंगा आगे कि क्यों विवादास्पद है। ये आपका सही है। तत्वों के समस्थानिक उनके आवर्त सारणी के लिए चुनौती थे। कारण क्या था? कारण क्या था ये बताता हूँ। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, और जो समस्थानिक होता है वो परमाणु संख्या के आधार पर होते हैं, कि जिसका परमाणु संख्या समान, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स, मतलब समस्थानिक। वहीं पर इसका फेल हुआ। उन्होंने समस्थानिक के बारे में किसी भी प्रकार का उन्होंने वो मतलब बता ही नहीं पाए, यही कारण इसका फेल हुआ। उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता था। कारण क्या था? एक आप कोबाल्ट देखिए और एक आप निकेल का देखिए। कोबाल्ट और निकेल का कायदे से इन्होंने किसमें सजाया था? मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान सजाया था, लेकिन इसका लगभग 59 है और इसका लगभग 58 है। इसका निकेल का पॉइंट का अंतर है, थोड़ा पॉइंट का है। लेकिन आप देखिए कि कोबाल्ट कायदे से बाद में होना चाहिए, निकेल पहले होना चाहिए। निकेल आपका ये 58.7 होता है और इनका शायद 59.9 है, इस टाइप का कुछ है। तो आपका जो कोबाल्ट आपका कायदे से बाद में होना चाहिए था, निकेल पहले होना चाहिए। किसके अनुसार? मेंडलीव के अनुसार। क्यों? क्योंकि मेंडलीव ने बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान किया था। बढ़ता हुआ माना क्या? कम वाला आगे, लेकिन देखिए यहाँ पर बेसी वाला आगे आ गया, अधिक वाला आगे आ गया, फेल हो गया यहीं पर। मतलब ये चारों सही है। तब आप लोग को देखना है यहाँ पर थोड़ा सा अब थोड़ा ठीक रहेगा। तो हम लोग को देखना है इसमें से कि कौन सा आपका सही होगा। तो आपका ये चारों सही, ऑल ऑफ एबव। हम लोग 4 ऑप्शन साथ जाएंगे, आपको होगा नहीं, आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं। इससे पूरे इस आपका जो क्वेश्चन था, इसमें टोटल आपको मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में बताया गया है। आप इसको जरूर देखिएगा। आगे आते हैं, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? आपको अभी बताएं, मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव के जो जनक उसी को कहा जाता है। आगे आते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम किस बता रहे थे? बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, याद रखिएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इस पर ऑप्शन है। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। मतलब बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में
परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम में सजाया गया था किन्होंने, मेंडलीव ने, और इस प्रकार का आवर्त सारणी बना। तो क्या किस पे आधारित था, उसका बेस्ड किस पे था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। आगे आते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, मैंने आपको बताया 63 तत्व थे। ये आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन में, इस स्लाइड पे हम लोग 20 क्वेश्चन देखे पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम लोग क्रिक के बारे में भी देखिए, स्ट्रक के बारे में देखिए, मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में भी देखिए। अब हम लोग इसके बाद हम लोग मेंडलीव का जो आवर्त सारणी, इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे और तत्वों के प्रति हम लोग और भी ज्ञान प्राप्त करेंगे और डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, और आप लोग के साथ फिर मिलेंगे इसके अगले स्लाइड्स में। आप लोगों से फिर मिलते हैं दोस्तों। आप लेकिन हमारे जो दोस्त लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिले और मैं और अच्छा आप लोगों के लिए कर सकूं। आप लोगों से फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।